हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने मार्क्स को बेहतर बनाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का बुलेट शॉट, जहाँ पे हम फाइनल टच देने वाले हैं इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही थी, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर ये चैप्टर लाइए। तो मैं आज इस बुलेट शॉट को कंप्लीट करने वाला हूँ आपके लिए, और उसके बाद लास्ट में आपके लिए एक बेहतरीन सी सरप्राइज़ है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ठहर के आराम से देखिएगा इस वीडियो को, और जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करके यहाँ से जाइएगा। ठीक है, कोई उसके बाद भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो हो तैयार? करोगे बार? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का सबसे प्यारा टॉपिक हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो व्हाट इज़ हेलो एल्केन्स? हेलो एल्केन्स क्या होते हैं भाई? ठीक है, एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कर दिया जाए अगर हैलोजन ग्रुप को, तो हम उनको कहते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, उसी जगह बेंजीन रिंग कह सकते हो, या फिर एरिल ग्रुप जो होता है, या फिर एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच कर दिया जाए कि इसको हाइड्रोजन बताओ, डायरेक्टली अटैच कर दो हैलोजन ग्रुप को, तो वो कहलाता है, वो फॉर्मेशन करता है हेलो एरीन्स का, या फिर उसी को एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एरिल हैलाइड भी कहते हैं। अब इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन्स क्या होती हैं? जिनमें एक ही हैलोजन एक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक पूरा कंपाउंड है, उसके साथ एक ही हैलोजन जुड़ा है, तो एक हैलोजन होगा तो उसको मोनो हैलोएल्केन कहेंगे। अब मोनो हैलोएल्केन भी क्लासिफाई होता है 3 पार्ट्स में। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी क्या होगा कि अगर वो हैलोजन सिंगल ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो प्राइमरी कार्बन है, तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी हैलोएल्केन। ठीक है, अगर वो 2 डिग्री वाले से जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन, या सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हैलोजन, तो सेकेंडरी हैलोएल्केन, और अगर टर्शियरी से जुड़ा है तो टर्शियरी हैलोएल्केन। इस तरह से तीनों डिवाइडेड हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिएगा, आराम से समझ लीजिएगा। ओके, क्लियर हुई? फिर आते हैं डाई हैलोएल्केन पे। डाई हैलोएल्केन मतलब अब हैलोजन ग्रुप दो हैलोजन एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक साथ लगे हुए हैं। कहाँ पे लगे हुए हैं? एक ही कंपाउंड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं कि हो सकता है कि एक ही कार्बन से जुड़ा हो दोनों हैलोजन, और हो सकता है एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले कार्बन से जुड़ा हो दोनों हैलोजन। ठीक है, तो अगर एक ही साथ जुड़ा है तो हम कहते हैं उनको जेम डाई हैलाइड या फिर जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, अगर अगल बगल जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उनको हम विसिनल डाई हैलाइड बोलते हैं, या फिर उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं विस डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? विस डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, आप आराम से डिस्कस ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, फिर आते हैं बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइज, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड सी एटम कंटेनिंग हैलोजन एटम। अब क्या होगा, इसमें 2 टाइप्स हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक क्या होता है कि ऐसा हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम कार्बन एटम से, और वो डायरेक्टली अटैच्ड हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। मतलब जो हैलोजन है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से नहीं अटैच्ड है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं अटैच्ड है। पहले वो अटैच्ड है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले से, और फिर वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला अटैच्ड है, ठीक है, बॉन्डेड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले से। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हैलोजन है, हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किससे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp3 से, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम डायरेक्टली किससे अटैच है? बॉन्डेड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम से। तो ये जो सीक्वेंस है ना, ये एलाइलिक हैलाइड में मिलेगा। ठीक है, इसी तरह बेंजाइलिक क्या होगा कि यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्टली बॉन्डेड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से,
ठीक है, कार्बन एटम से, और वो डायरेक्टली बॉन्डेड है किससे, पूरे बेंजीन रिंग से। ठीक है, तो इस तरह का जब सीक्वेंस मिलेगा तो इनको हम क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आते हैं बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के बेसिस पे विनाइलिक होता है, और ठीक है, विनाइलिक होगा और एरिल हैलाइड होगा। ठीक है, तो विनाइलिक में क्या होगा कि डायरेक्टली अगर एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, एलिफेटिक है, कार्बन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है और वो भी एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक जो कंपाउंड है, तो उस तरह के कंपाउंड क्या कहलाएंगे, विनाइलिक हैलाइड कहलाएंगे। लेकिन अगर वो कैसा होगा, डायरेक्टली ऐसे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम कार्बन एटम से जुड़ा है जो किसका पार्ट है, एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, तो वो कहलाएगा एरिल हैलाइड। क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। यहाँ पे ये विनाइलिक हैलाइड और ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड। समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब आते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से मैंने यहाँ पे इसलिए पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से आराम से उसमें समझाया हुआ है कि कैसे कैसे आप नॉमेनक्लेचर करना है, तो वो देख लीजिए। और उसके साथ साथ कॉमन नेम जो NCERT में आपको दिए हुए हैं वो आपके लिए इनफ है, तो कॉमन नेम आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, कॉमन नेम जो भी है वो आप आराम से पढ़ लीजिए वहाँ से, क्योंकि कॉमन नेम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन नेम ही दे देगा। ठीक है, तो समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कॉमन नेम ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जो भी NCERT में दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेंगे ये। अब चलिए, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, भाई रिलेशन बनाने जा रहे हो तो कार्बन और X बॉन्ड के बीच रिलेशन, ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है। ठीक है, तो कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है, पोलर नेचर। अब ये पोलर नेचर आता क्यों है, क्योंकि पोलैरिटी जनरेट इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है X एटम यानी हैलोजन की वो ज़्यादा होती है और कार्बन की बहुत कम होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, एक्स की तरफ, यानी हैलोजन एटम्स की तरफ। इसीलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, हैलोजन की तरफ। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे बॉन्ड लेंथ, जो कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड लेंथ होती है उसका सीक्वेंस ये होता है कि कार्बन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते जाओगे कार्बन आयोडीन के बीच सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होती है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन सेम है, एटम बढ़ते जा रहे हैं, एटम की साइज बढ़ते जा रही है, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, साइज बढ़ रही है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है, यानी तोड़ना उनको उतना आसान होगा। समझ में, बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी तोड़ना उनको उतना आसान होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम लगेगी। ठीक है, यानी कार्बन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको तोड़ने के लिए आपको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वाइन CI के लिए एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी। फिर आते हैं, किस पे आते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पहला मेथड है अल्कोहल से प्रिपरेशन करने का। ठीक है, जिसको हम ग्रोव्स प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोव्स प्रोसेस। अब ग्रोव्स प्रोसेस से मेथड्स ऑफ अल्कोहल से प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो अल्कोहल का रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन एसिड के साथ, या फिर कह सकते हो HCl के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, और हीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हीट करना पड़ता है। हीट करोगे तो फॉर्मेशन, डायरेक्टली फॉर्मेशन होता है किसका, हेलो एल्केन का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, हेलो एल्केन का। ठीक है, करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रोव्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये आप हीट नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे ले लो आप 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, इस 1 डिग्री अल्कोहल की जगह आपने ये दोनों में से कोई एक अल्कोहल ले लिया और यही सेम रिएक्शन कराई, तो आपको हीट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया है तो HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 का जब फॉर्मेशन होता है, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, कंप्लीट कराने के लिए आपको हीट देना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये चीज़ समझ में आती है। तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी
ठीक है, ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री और इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री की सबसे रिएक्टिविटी यहाँ पे कम होती है ग्रोव्स प्रोसेस में। समझ में क्लियर हुई? उसके बाद इसी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दें तो इससे भी फॉर्मेशन होता है किसका? हेलोएल्केन का, और उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके साथ साथ POCl3 का फॉर्मेशन होगा और HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर हुई? उसके साथ साथ अगर सेम रिएक्शन, सेम हेलोजन का यूज़ करके हम सेम अल्कोहल हम यूज़ करके PX3 यानी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं तो भी फॉर्मेशन हम यहाँ पे किसका होता है? हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ एक और रिएक्शन है फॉस्फोरस की कि अगर अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल ले लीजिए और अल्कोहल का रिएक्शन रेड फॉस्फोरस के साथ करा दीजिए। रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन के प्रेजेंस में, क्लोरीन या ब्रोमीन के प्रेजेंस में एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है, तो यहाँ पे भी हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा। तो डायरेक्टली इस तरह से भी फॉर्मेशन, ये तीनों रिएक्शंस आप बता सकते हैं कि इन तीनों रिएक्शन से ये हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। फिर आता है डार्जन्स मेथड। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, डरावना मेथड नहीं, ना टार्जन्स मेथड नहीं है, डार्जन्स मेथड है। ठीक है, तो डार्जन्स मेथड में क्या किया जाता है? सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जो भी अल्कोहल आप रिएक्शन करा रहे थे उसी अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड यूज कर दिया जाता है। ठीक है, SOCl2 का जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन तो होता है हेलोएल्केन का, उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है। वो यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये तुरंत रुकते नहीं हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, तुरंत वेपराइज हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे। ठीक है, एस्केप आउट हो जाएंगे तो हमारा जो ये सिंगल प्रोडक्ट यही बच जाएगा, और ये जब बचेगा तो ये प्योर फॉर्म में बचेगा ना। इसीलिए हम ये बेस्ट तरीका मानते हैं प्रिपरेशन के लिए। किसकी प्रिपरेशन के लिए? हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। समझ में क्लियर हुई? ठीक है, तो ये 3 अलग अलग मेथड्स थे जहाँ पे अल्कोहल का यूज़ करके हम करस्पॉन्डिंग हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं फ्रॉम एल्केन्स के प्रेजेंस में, एल्केन्स के साथ हम किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है कि एल्केन लेते थे और उनके साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, HNU का रिप्रेजेंट कर रहा है सनलाइट का प्रेजेंस। ठीक है, तो रिएक्शन होती थी और सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे जाके क्लोरीन चिपक जाता था और फॉर्मेशन करता था किसका? अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन याद रखिएगा जितने अलग टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतना अलग प्रोडक्ट बने, उतने क्वांटिटी में प्रोडक्ट, उतने आइसोमर्स कह सकते हो कि उतने आइसोमर्स प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके आइसोमर्स उतने बनेंगे। मतलब अगर यहाँ 4 टाइप के हाइड्रोजन अलग अलग हैं तो 4 आइसोमर्स बनने पक्के हैं। यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट जो है ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ये सब्स्टिट्यूट होगा और ये बीच वाला एक सब्स्टिट्यूट होगा, इसीलिए देखिए 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 आइसोमेरिक फॉर्म बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना आइसोमेरिक फॉर्म बनना पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें भी रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री अल्केन, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मीथेन सबसे कम। ठीक है, और रिएक्टिविटी अगर हेलोजन्स के केस में देखी जाए तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन, और लास्ट में आयोडीन के कंपेरिजन में आयोडीन बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर यहीं पे एक क्वेश्चन दिया हुआ इसी से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, अभी मैंने बताया ना। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड दिया है इससे क्लोरीन का जब रिएक्शन कराओगे तो बताओ कितने आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगे, पॉसिबल कितने हैं। ठीक है, तो बस ये काउंट कर लो कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। ये देखो, ये कॉर्नर पे लगा है, डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, ये अलग डिफरेंट टाइप का, ये भी डिफरेंट टाइप का होगा 2nd डिग्री, ये भी डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन होगा। ठीक है, 3 हो गए। अच्छा, ये वाला और ये वाला इक्विवेलेंट है कि नहीं? देखो, ये ऐसे बनाओगे तब भी ये चेन बनेगी और ऐसे बनाओगे तब भी ये सेम चेन बन रही है कि नहीं? ठीक है, बन रही है ना। तो यानी ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो 3 यहाँ से बन रहे थे, एक यहाँ से बनेगा, यानी टोटल कितने? 4 आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल हैं। ठीक है, 4 पॉसिबल हैं, तो आप देख के बना लीजिएगा। आपका क्या आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, कर दीजिएगा। क्लियर?
समझ में? फिर उसके बाद आते हैं एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से कैसे फॉर्मेशन होगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हमें बनाना है हेलोएल्केन। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि डायरेक्टली रिएक्शन करा दिया जाता है एल्कीन का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाता है, ब्रेकिंग होती है और फॉर्मेशन किसका करता है? हेलोएल्केन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये दिस इज मतलब इतना इजी नहीं है। यहाँ पे लगता है अगर ये सिमेट्रिकल कार्बन, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा, डबल बॉन्ड जो है बना हुआ है वो सिमेट्रिकल होगा, तब तो किसी भी तरफ हैलोजन को अटैच कर सकते हैं, बॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल टाइप का है तो वहाँ पे लगता है एक रूल जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ सर क्या कहते हैं कि हैलोजन बॉन्ड टूटने के बाद हैलोजन जो है वो उसी साइड वाले कार्बन के पास जाएगा, उसी कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों, ये जब बॉन्ड टूटा है तो इन दोनों में से किस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? ये बीच वाले के पास। इसलिए हेलोजन, देखिए हेलोजन जाके अटैच हुआ है किसके? बीच वाले के पास, और हाइड्रोजन यहाँ पे कॉर्नर पे अटैच हुआ है और फॉर्मेशन किसका किया है? हेलोएल्केन का फॉर्मेशन किया है। और इसी को मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन अगर यही चीज़ HBr के केस में आए और परऑक्साइड का प्रेजेंस दिया हो, यहीं पे एरो पे लिख दिया जाए परऑक्साइड, ठीक है, HBr हो, ठीक है, HBr की रिएक्शन सेम रिएक्शन हो रही है लेकिन लिख दिया गया है ऊपर परऑक्साइड, तो परऑक्साइड के केस में क्या होता है? यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होता है। नहीं होगा तो क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब लगता है तो वही सेम कंडीशन वाइस वर्सा, मतलब उल्टा हो जाती है। मतलब क्या होगा कि अब हैलोजन जो ग्रुप है, हैलोजन जो है बॉन्ड टूटने के बाद किस कार्बन के पास जाएगा? उस कार्बन के पास जिस कार्बन के पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। समझ में? क्लियर हुई? इस तरह से फॉर्मेशन होता है किसका? फ्रॉम एल्कीन्स हेलोएल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेलोजन एक्सचेंज। व्हाट इज हेलोजन एक्सचेंज? देखो कुछ ऐसे हैं ना, जैसे फ्लोरीन है, जैसे आयोडीन है, ये दो अलग अलग टाइप के हेलोजन हैं जो डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं करते। ये रिएक्ट क्लोरीन ब्रोमीन डायरेक्टली जाके कूद जाएंगे, रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी होती है ठीक ठाक। क्लोरीन की तो ज़्यादा ही होती है, ब्रोमीन की भी होती है, ठीक है, मॉडरेट होती है। लेकिन फ्लोरीन बहुत अति का रिएक्टिव है, ठीक है, और आयोडीन एकदम अति का नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो फ्लोरीन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, और ना तो आयोडीन डायरेक्टली रिएक्शन करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? हेलोजन एक्सचेंज करके आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन, मतलब आयोडीन का हेलोएल्केन बनाते हैं और फ्लोरीन का भी हेलोएल्केन फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन बनाया जाता है। अब देखिए कैसे बनेगा, तो उसमें सबसे पहला है फिंगलस्टीन रिएक्शन। फिंगलस्टीन रिएक्शन में क्या किया जाएगा? कोई भी हेलोएल्केन लेंगे और वहाँ से जो भी क्लोरीन या ब्रोमीन है उनको रिप्लेस कर देंगे बाय रिएक्टिंग सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में सोडियम आयोडाइड के साथ अगर हेलोएल्केन का रिएक्शन करते हैं तो वो रिप्लेस कर देता है, ठीक है, और फॉर्मेशन करता है आयोडाइड सब्स्टिट्यूटेड, आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन का। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी रिएक्शन होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि हेलोएल्केन लेंगे जिसमें क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेजेंट होगा और उसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ, ठीक है, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट या AgF, ठीक है, इस तरह से। तो इनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं, KgF नहीं AgF, ठीक है, तो AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे और फॉर्मेशन करेंगे, डायरेक्टली वो रिप्लेस कर देता है, एक्सचेंज हो जाता है हेलोजन का एक्सचेंज होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा और फॉर्मेशन करेगा इसका फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर आते हैं फ्रॉम एरीन्स। ठीक है, अब एरीन्स का फॉर्मेशन करना है, एरीन्स का, ठीक है, एरीन से हमें हेलोएरीन्स का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहली रिएक्शन होती है कि आप सीधे आप क्या लीजिए अपना बेंजीन रिंग की रिएक्शन होती है Br2 के साथ, और Br2 का ये पूरी रिएक्शन कैसी है, कौन से टाइप की रिएक्शन है? ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टाइप की है। ठीक है, उसी तरह होगा, अभी आगे बताएंगे। डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ब्रोमीन का। ठीक है, तो Br2 की रिएक्शन हम जब बेंजीन रिंग से कराते हैं तो FeBr3 बनेगा और लुईस एसिड है ये, ठीक है, और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको? ब्रोमीन को, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है
हेलो एरीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, अगर डाइजोनियम सॉल्ट के साथ बनाना है तो कैसे, डाइजोनियम सॉल्ट ये है, ये बीच वाला है डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये क्या है, ये एनिलीन है, इसका नाम एनिलीन है। एनिलीन की जब रिएक्शन नानो 2 और HCl के साथ रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये फॉर्मेशन करता है डाइजोनियम सॉल्ट का। और इसी डाइजोनियम सॉल्ट का 4 रिएक्शंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, देखिए दिख रहा है ना सबको, ठीक है। एक रिएक्शन ये है कि HBF4 के साथ अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो ये फॉर्मेशन करता है इसका बेंजीन रिंग पे N2BF4 का, और इसको हीट कर दिया जाए तो ये फॉर्मेशन करता है फ्लोरीन सब्सटीट्यूटेड हेलो एरीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को गैटरमैन्स रिएक्शन, गैटरमैन्स कोच रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ अगर इसी डाइजोनियम सॉल्ट का CuCl2 के प्रेजेंस में या CuBr2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी जाए तो क्लोरीन ब्रोमीन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, और फॉर्मेशन ये रिएक्शन होती है सैंडमेयर्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। और इसी डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन डायरेक्टली KI के साथ करा दिया जाए तो ये आयोडीन सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, आयोडीन सब्सटीट्यूटेड हेलोएरीन बनाता है और इसका फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन भी सैंडमेयर रिएक्शंस में ही आती है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इन सब से ये जो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन थी, इन सब से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है हेलो एरीन्स का। और देखो सबका हो गया, फ्लोरीन सब्सटीट्यूटर भी मिल गया, क्लोरीन भी हो गया, ब्रोमीन भी हो गया, आयोडीन भी हो गया, तीनों हो गए कि नहीं, हो गया ना। हाँ, समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। किस पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रिपरेशन तो हो गया, बना तो लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो एल्किल ग्रुप, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ हेलो एरेन्स, हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स के केस में अगर देखा जाए तो RI, ठीक है, एल्किल ग्रुप में जो आयोडीन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, हेलोजन के रूप में, तो उसका अगर हम करस्पॉन्डिंग दे रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एक सिंगल सेम एल्किल ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे RI का ज़्यादा होगा, RBr का कम होगा, RCl का उससे कम, और सबसे कम RF का होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है। तो अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो मॉलिक्यूलर मास इसका तो सेम होगा, लेकिन आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इन सब में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होता है, आयोडीन का होता है। यानी इसके वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ अगर एक ही टाइप का है, ठीक है, लेकिन उसमें ब्रांचेस हैं, एक स्ट्रेट चेन है, एक, ठीक है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन एक में क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म उसका लिख दिया गया, ठीक है। एक में क्या है कि उसका हमने स्ट्रेट चेन बनाया है, दूसरे में उसका आइसोमेरिक फॉर्म बना दिया ब्रांचेस के। तो याद रखिएगा कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितना कम नंबर ऑफ ब्रांचेस यानी स्ट्रेट चेन होगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कंपाउंड का, समझ में, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो बेंजीन आर नियरली सेम। हेलो जो बेंजीन होते हैं सिंगल, ठीक है, उनका, ठीक है, डाई हेलो बेंजीन, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होगा, ठीक है। नियरली क्या होगा, सेम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम कंपैरिजन करते हैं, हम मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन करते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट में भी पैरा प्रोडक्ट का, ठीक है, पैरा जो डाई हेलो बेंजीन होगा, डाई क्लोरो बेंजीन होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन तो जानते हैं ना, ठीक है। फिर आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब ये क्या भैया, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा, और अटैक करके क्लोरीन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई सब्स्टिट्यूट कर रहा है, हटा रहा है, किसी को हटा के खुद जाके, ठीक है, अटैच हो जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, तो कैसे होगा देखिए, तो यहाँ पे आ जाता है SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ठीक है। दो रिएक्शन यहाँ पे होती हैं, ये SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे होगा, क्या है चीज़ें देखिए। SN1 रिएक्शन क्या होती है कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा,
कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है। और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब पहले जो हैलोजन है वो सेपरेट आउट होते हैं और सेपरेट आउट होके क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायन से अटैच होता है जाके बाद में न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस में, दो अलग अलग स्टेप में ये रिएक्शन होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इनको, कौन सी रिएक्शन कहते हैं, SN1 रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो कैसी होती है, 3 डिग्री तेजी से रिएक्शन करेगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात। 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री और 1 डिग्री। फिर आते हैं SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन ये एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक साथ साइमल्टेनियसली रिमूवल होगा, किसका रिमूवल होगा, हैलोजन एटम का, हैलोजन का, और न्यूक्लियोफाइल उसी टाइम पे पीछे से अटैक करता है, आज आके अटैक करेगा और ज्वाइन हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वही कि एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी स्टेट को, इसी स्टेज को या स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बदल जाता है। यहाँ पे 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्यों ऐसा रीज़न, क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये पीछे से अटैक करते हैं आके। ठीक है, तो क्लाउड होगा ना उसका, जो क्लोरीन है, क्लोरीन या ब्रोमीन या जो भी है, ठीक है, हैलोजन एटम है, उसके आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, क्लाउड होगा। उस क्लाउड की वजह से हिंड्रेंस प्रोवाइड होता है। इसलिए ये कभी भी 3 डिग्री, या अगर 3 डिग्री ले लिया, जैसे मान लो, ठीक है, कार्बन CH3 लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी CH3 लिया, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो, इसी की रिएक्शन मतलब कराई जा रही है, किसके साथ कराई जा रही है भाई, देख लो, CH3, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो पीछे से अटैक करना था ना, तो यहाँ से अटैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, तीनों हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, इसीलिए 1 डिग्री ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पे स्टेबल होता है इन कंपेरिजन, ज़्यादा रिएक्टिविटी 1 डिग्री की होती है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपेरिजन टू 3 डिग्री। समझ में क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए, तो रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, हमारे हेलो एल्केन्स की। अब हेलो एल्केन्स का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनाते हैं पहले। ठीक है, ऑर्गेनो मेटालिक, ठीक है, कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH2 Cl, इनका रिएक्शन Mg के साथ हो रहा है, तो ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंपल हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है करस्पॉन्डिंग, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का फॉर्मेशन, कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन के एल्केन का फॉर्मेशन करता है। समझ में क्लियर हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए क्या होगा, दूसरी रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि एक ही सिंगल हेलो एल्केन के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसकी रिएक्शन 2 एटम्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं। तो फॉर्मेशन किसका होता है कि एल्केन तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे डबल एल्केन बनता है। जितना नंबर हमने अभी मैं बोला ना, यहाँ पे सब करस्पॉन्डिंग एल्केन बन रहा है, जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन का एल्केन बना। लेकिन जब वुड्स रिएक्शन होती है तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, इसलिए जितने मॉलिक्यूल, जितने कार्बन का आपने हेलो एल्केन लिया था उसके डबल कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन होता है। समझ में आई बात, क्लियर हुई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वुड्स रिएक्शन। उसके बाद आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब कुछ रिमूव हो रहा होगा, कुछ एलिमिनेट हो रहा होगा। तो हेलो एल्केन से कुछ रिमूवल होता है जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। ठीक है, तो एल्कोहलिक प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। क्या करते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। और इस डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। तो देख लो पूरा सीक्वेंस कैसा बना है, ये आपका हाइड्रोजन था, ठीक है, एक एडजेसेंट वाले कार्बन से हाइड्रोजन और उसके बगल वाले कार्बन से ये हैलोजन, ये दोनों एक साथ एलिमिनेट होते हैं, निकलते हैं और बीच में, और ये कार्बन कार्बन की वैलेंसी फ्री करते हैं, इसलिए ये कार्बन कार्बन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और HCl का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। हैलोल्केन्स ऑन हीटिंग with alcoholic KOH give more substitute alkene major product according to Sadzeff rule, ठीक है। Sadzeff rule के अकॉर्डिंग अगर हीटिंग की जा रही है, ठीक है, तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन फॉर्मेशन करेगा। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा केस बन जा रहा है जहाँ पे कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा जहाँ पे एल्कीन जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, CH3 ज़्यादा है इसके पास, इस वाले कार्बन के पास, समझ में आ रही बात। तो वो वाला सब्सटीट्यूशन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर हुई, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वो भी किसके केस में, हैलोएरीन्स के केस में। तो पहली चीज़ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हैलोएरीन्स के केस में होता नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हेलोल्कीन बेंजीन रिंग का क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ या किसी भी हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाने के साथ साथ वो एक पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जो आपके एरोमेटिक रिंग का पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो, और क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के पास जो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रेजोनेंस, ठीक है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट में आते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक दूसरे को हिंडर करते हैं, इसी वजह से रेजोनेंस फॉर्म होता है। रेजोनेंस फॉर्म होने की वजह से वहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और उसी पार्शियल डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है, कभी भी वो बॉन्ड तोड़ना क्या है, पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, वो बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता है, इसीलिए वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम ऑफ बेंजीन एंड हैलोजन, ठीक है, हैलोएरीन्स डज नॉट अंडरगो, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन, वही मैंने कहा ना, हार्श कंडीशन में, ऐसा एक्सट्रीम कोई कंडीशन है तो वहाँ पे आप कुछ टेम्परेचर दे रहे हो, ठीक है, प्रेशर दे रहे हो, तो वहाँ पे ये रिएक्शन होगी। जैसे देखो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन सब्सटीट्यूटेड हैलोएरीन लिया है और इसका एक्वस NaOH के प्रेजेंस में 350 डिग्री सेल्सियस 300 ATM प्रेशर पे जब रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये सब्सटीट्यूशन फॉर्मेशन कर रहा है, फेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेनॉल, फेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर हो रही है। फिर ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ऐसे ही। अच्छा, यहाँ के केस में और रिएक्शन बनती है, ठीक है, और रिएक्शन बनेगी। अगर यहाँ पे मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो, तो ये रिएक्शन, ये हमें टेम्परेचर इतना देना ही नहीं पड़ेगा और कम देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे उतना कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, और जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगी, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है? हाँ, क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो, ये इलेक्ट्रोफाइल आ जा रहा है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा के उसकी जगह अटैच हो जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लोरीन जो प्रेजेंट था वो तो रहेगा, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं उनको रिप्लेस करेगा, यानी एक हाइड्रोजन को दूसरी जगह अब डबली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन, क्लोरीन की रिएक्शन, ठीक है, इस तरह की रिएक्शन है। इसको हम Br2 के साथ, इस तरह हैलोल्केन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम Br2 के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। और यह रिएक्शन जब हो रही है तो देखिए ध्यान से कि डायरेक्टली फॉर्मेशन किसका हो रहा है? Br सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। और क्यों हो रहा है? ऐसे दो फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, ये पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब भी
कोई ऐसा ग्रुप Cl, ठीक है, I, ये सब ग्रुप जब लगे होते हैं तो ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस जब लाते हैं तो इसकी वजह से एक्टिवेट करते हैं रिंग को दो जगहों पे, कहाँ कहाँ, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस पे। इसी वजह से जो ब्रोमीन है, ठीक है, ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आ रहा है और इसमें भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है, पैरा प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट, पैरा जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट, मेजरली बनेगा पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। इसके केस में भी देखो डायरेक्टली HNO3 नाइट्रेशन कराना है, डायरेक्टली क्या कराना है, HNO3 की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाँ, नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोक्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे भी। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, पैरा, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट है। समझ में आ रही बात, ठीक है, इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे भी क्या हुआ कि क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, रिएक्शन हुई और रिएक्शन होकर फॉर्मेशन हो रहा है पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट का। उसके बाद आते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो हैं, एक फ्रिडल क्राफ्ट क्या होता है, एल्काइलेशन, और एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होगा कि CH3 ग्रुप जाके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, और एसाइलेशन में क्या होगा कि एसिल ग्रुप CH3COO ये एसिल ग्रुप डायरेक्टली जाके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आया। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ये रिएक्शन लिख के ही प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन पे, ठीक है। ये फिटिग रिएक्शन है कि दो क्लोरीन के क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल लिए और उसको 2 Na एटम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो वुड्स रिएक्शन थी वही सेम रिएक्शन है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो डाईफेनिल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, डाईफेनिल का फॉर्मेशन होता है, और डाईफेनिल का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ, डाईफेनिल, और NaCl का साथ में फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के साथ अगर हम रिएक्शन CH3Cl का करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 2 Na, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्मेशन करते हैं किसका, इसका फॉर्मेशन करेंगे, यानी इसको एक तो टोलुइन बोला जाता है, ठीक है, और दूसरा इसका नाम क्या है, मेथिल बेंजीन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। समझ में आ रही बात, कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ठीक है, एक्चुअली कुछ गिर गया था, ठीक है। तो ये बेंजीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन है, और ये और उसके साथ साथ इसको क्या कहेंगे, डाईफेनिल कहेंगे। मैं भी डर गया थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं। क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है, 4 नाइट्रोफेनॉल बनाना है, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रेडियली रिएक्ट विथ NaOH, इन दोनों में से कौन सा बहुत तेजी से NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। और इसके बाद इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है, बस आपको जो भी लास्ट में पॉली हेलो कंपाउंड्स जो भी हैं वो पढ़ लीजिएगा, DDT पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत वो DDT से 1-2 क्वेश्चन आता है, यूजर्स पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, NCERT पढ़ लेंगे, इनफ है, ठीक है, वो आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने कहा था सरप्राइज, तो सरप्राइज यही है कि 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड हर एक चैप्टर की, ठीक है, मैं लेके आ रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चन मैं रखूँगा जो 7 इयर्स या 10 इयर्स में सबसे मोस्ट एक्यूरेटेड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार आए हैं, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड, जैसे सैम्पल पेपर्स भी हमने देखे हैं, उसके भी एग्जामाइन किया है, तो कैसा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उनसे, वो सारे क्वेश्चन मैं ये हर एक चैप्टर के लिए 30 क्वेश्चंस का सेट बनाऊंगा। उन 30 क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे आके सॉल्व करवाऊंगा, आपको सॉल्व करना है मेरे साथ, और इस पूरे चैप्टर को, मतलब जितना ये पूरा सिलेबस है वो ख़त्म कर लेना है अपने 27 के टारगेट से पहले। 27 आने वाला है, ठीक है, 27 को एग्ज़ाम है, तो उससे पहले ख़त्म कर लेना है, और जो हमारा टारगेट है 95+, ठीक है, वो अचीव करना है।
समझ में आया? तो मैं आपके साथ हूँ, बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अबे यार साला।